अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आपने लास्ट लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ा और मुझे उम्मीद है कि आपको जिन ग्राफ से डर लगता था अब नहीं लगेगा। फर्दर अभी आप में से जिन स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, इंशाल्लाह ताला हम टेस्ट में या कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस में वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लेंगे। ओके, डोंट वरी, ग्राफ्स कोई इशू नहीं है। नाउ आई वेलकम यू इन यूनिट नंबर 2 फॉर नेक्स्ट टॉपिक्स। इससे पहले आपने क्या पढ़ा था? जब हम फ्री फॉल करते हैं बॉडी को और उसके बाद बॉडी को थ्रो करते हैं अपवर्ड, मैंने कहा था ये इन इक्वेशंस को आप देख लेना किस तरह से आती हैं। और एक फार्मूला मैंने आपसे कहा था, चलें नेक्स्ट पेज पे मैं ज़रा डिस्कस करता हूँ कि ये फार्मूला, ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है, h इज इक्वल टू हाफ जी टी स्केयर इज इक्वल टू 5t स्केयर। अगर हम एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं और हमें टाइम का पता हो तो हम बता सकते हैं, सपोज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करनी है। इफ ड्रॉप्ड फ्रॉम अ टावर या बिल्डिंग and it takes 5 seconds, तो h is equal to 5 square, you will get 125 मीटर। ये 5 सेकंड में ट्रेवल्ड डिस्टेंस है। एक और इक्वेशन जो मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवानी है वो ये है, h is equal to 10n-5। सो दिस इज डिस्टेंस इन nth सेकेंड। फर्ज किया एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया तो ये पूरे 5 सेकेंड में उसने 125 मीटर ट्रैवल किया। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, दूसरे सेकेंड में कितना ट्रैवल किया, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, फिफ्थ में, यानी डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन पर्टिकुलर सेकेंड, ये टोटल टाइम होता है और ये पर्टिकुलर सेकेंड में। ठीक है, अगर फर्स्ट सेकेंड की बात करूं तो h इज इक्वल टू 10-5 मीटर, और सेकेंड में n को 2 पुट कर लें तो 20-5 15 मीटर। थर्ड में आप करेंगे तो 10 × 3-5 यू विल गेट 25 मीटर, और फोर्थ में होगा 35 मीटर, 10 4 40-5 35, और फिफ्थ में होगा 45 मीटर। अब ये है पर्टिकुलर सेकंड में, फर्स्ट में, फोर्थ में, थर्ड में, फिफ्थ में, या हर एक सेकंड में कितना कितना ट्रैवल किया, और टोटल करेंगे तो इंशाल्लाह 125 मीटर ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है, जब बॉडी को ड्रॉप करते हैं तो कितने सेकंड में कितना ट्रैवल करती है, और ये है अगर आप किसी पर्टिकुलर सेकंड में ट्रैवल्ड डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं। अब आप इस एग्जांपल की तरफ देखिए, इसमें आपको ये समझाना है कि बेटे जब फ्रिक्शन नहीं होती, आप ज़रा खुद से ऑब्जर्व करें, राइट लेफ्ट 2 डायग्राम्स हैं, कौन सी फ्रिक्शन वाली है और कौन सी विदाउट फ्रिक्शन है। ये गलीलियो ने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट किया था पिसा टावर के ऊपर। जब उसने स्मॉल ऑब्जेक्ट, हैवी ऑब्जेक्ट्स को ड्रॉप किया तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि एक जैसा टाइम लेते हैं, एक जैसी वेलोसिटी से टकराते हैं, तो रिगार्डलेस देयर मैसेज। ये है हमारे पास एक फेदर और एक है एलिफेंट। अब ये देखें ये कितना स्मॉल मैस है, और एलिफेंट का तो बहुत हैवी मैस है, लेकिन वो दोनों, ये वैक्यूम है, ठीक है, और ये दोनों सेम टाइम में नीचे ड्रॉप हो रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। सो दिस इज़ इन वैक्यूम, ठीक है, और ये है इन एयर। एयर में क्या हो रहा है, एयर में आप देखें कि जो फेदर है, जो उसको कितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है, तो एलिफेंट ज़्यादा। तो अप्रॉक्सीमेटली ये क्या लिखा आ रहा है इसके एंड पे, 3 मिनट्स लेटर। तो ये एयर फ्रिक्शन की वजह से। तो अगर एयर फ्रिक्शन ना हो तो स्मॉल ऑब्जेक्ट और हैवी ऑब्जेक्ट एक जैसा टाइम लेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन जो है वो आज तक की मैंने हिस्ट्री में बताया था कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। लोग तो आइंस्टाइन को जीनियस बोलते हैं, लेकिन
जो साइंस में जो आज तक हमें ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है वो है न्यूटन की थ्योरी से। न्यूटन एक्चुअली मैथमेटिशियन था, ठीक है। अब इसने 30 किताबें लिखी और उनमें से फिज़िक्स से रेलेवेंट सिर्फ एक बुक थी, ठीक है। अब सोच रहे होंगे कि अगर 30 की 30 या 25 किताबें ये फिज़िक्स में लिख देता तो आपको कितने मसाइल का सामना करना पड़ता। बेटे नहीं, बड़ी फैसिलिटीज़ मिलती है, बड़ा फ़ायदा होता है हमें। तो हम तो वही चीज़ें पढ़ रहे हैं जो ऑलरेडी न्यूटन साहब हमें बता गए थे। तो न्यूटन का लॉ की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस क्या हैं कि ये उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर अप्लाई होता है जिनका जिनकी स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम हो, उसके मुकाबले में नेग्लिजिबल हो। और ये उसने पब्लिश्ड देम इन हिज बुक। ये इसका नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। तो फर्स्ट लॉ के बारे में हम बात करते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में फर्स्ट लॉ क्या है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पर आपको फर्स्ट लॉ नहीं नज़र आएगा। फर्स्ट लॉ है ये, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ में क्या डिफरेंस है, इससे रेलेवेंट क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? इन द एब्सेंस ऑफ अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, यानी कोई ना कोई फोर्स होगी, नेट फोर्स। अनबैलेंस्ड, अगर बैलेंस्ड फोर्स है तो वो जीरो होती है, बैलेंस्ड जीरो होती है। अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स, नो एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड। और अगर फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं है। इसकी मैथमेटिकल कैलकुलेशन या फॉर्म नहीं है, लेकिन हमने इसको सिर्फ समझने के लिए पढ़ा है। और इसको एक और नाम भी देते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? सिर्फ इनर्शिया क्या है? इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इनर्शिया की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं। यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ इफ़ यू आर रनिंग एट अ वेरी हाई स्पीड, इमीजिएटली यू कैन नॉट स्टॉप योर सेल्फ। इसी तरह अगर एक गाड़ी है, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, और या ट्रेन चलती हुई ट्रेन में आप ट्रैवल कर रहे हैं और आप जंप लगाते हैं बाहर चलती हुई ट्रेन से, तो आपको चंद कदम भागना पड़ेगा। ऐसे ही है ना, अगर आप चलती हुई ट्रेन से नीचे उतरते हैं, जंप लगाते हैं, तो चंद कदम भागने के बाद आप अपने आप को रोक पाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी इनर्शिया में है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स या एक्सेलरेशन, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स को डिफाइन करता है क्वालिटेटिवली, जबकि सेकंड लॉ क्या है? सेकंड लॉ कहता है कि वो जो फोर्स है उसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, कितनी अमाउंट में प्रोड्यूस होगा। यानी इसने सिर्फ इतना बताया कि एक्सेलरेशन फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा, लेकिन ये हमें बताता है कि कितनी मैग्नीट्यूड में फोर्स होगी, कितनी मैग्नीट्यूड में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सो इट इज़ कॉल्ड क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ फोर्स। दिस इज क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड इट गिव्स मेजरमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। सो मैथ का किससे कनेक्शन होता है? इनर्शिया के साथ। ग्रेटर द मैथ मोर विल बी इनर्शिया। आप ये देखें कितना सोफिस्टिकेटेड है। फिजिक्स आपको तहजीब सिखाती है, ठीक है। मसलन आप अपने किसी फ्रेंड को कहते हैं वो मोटू, तो वो गुस्सा करेगा, ठीक है ना। आप किसी को कहते हैं, किसी स्पेशली गर्ल्स में तो ये खैर आपको पता ही है कि अगर आप किसी फ्रेंड को मोटी कह दें तो ये बड़ा जैसे तौहीन आमेज़ कलिमात हैं, लेकिन अगर आप उसको ये कह दें कि यार तुम्हारा इनर्शिया बढ़ता जा रहा है, तो गुस्सा भी नहीं आएगा, फिज़िक्स भी समझ में आएगी। ओके, तो बेटे इनर्शिया कंट्रोल करें, ये ज़्यादा नहीं, अच्छा नहीं होता। इनर्शिया मैथ से डायरेक्ट रिलेटेड है। न्यूटन्स थर्ड लॉ के एक्शन एंड रिएक्शन, ये आपका फेवरेट लॉ है। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ये अभी आज हमारे जो इधर जिन कुछ मैनेजमेंट में जो लोग काम करते हैं, तो मैंने एक बंदे से पूछा, यार न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में आपका क्या ख्याल है? उसने मैट्रिक के बाद कभी पढ़ा ही नहीं, वो भी मुझे बता रहा था, सर वो एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल की बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी, तो एक्शन और रिएक्शन इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए F1 और F2 इक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में, लेकिन नेगेटिव साइन शो कर रहा है डायरेक्शन। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की ये एक एग्जांपल है हमारे सामने, यानी इनर्शिया। ये बाइक पे जो है इसके पास कुछ ना कुछ इनर्शिया, इसका मैस है, और ये खुद भी कंटिन्यू करना चाहता है मोशन में। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ यहाँ से बहुत अच्छा एक्सप्लेन हो रहा है, लेकिन अचानक ब्रेक लगती है तो ये साहब आगे जाके गिरते हैं। क्यों, ये आप समझ रहे हैं। तो न्यूटन फर्स्ट लॉ को ये भी कहा जा सकता है, ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन डूइंग व्हाट दे आर डूइंग। नेक्स्ट, सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम। ये सेकेंड लॉ इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम बड़ा ही इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ सिंपल F इज इक्वल टू एम में है जो एक्सेलरेशन से रेलेवेंट है, लेकिन दिस लॉ इज मोर कंप्रीहेंसिव फॉर्म ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ। ठीक है, दिस एक्सप्लेन्स फोर्स इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो फोर्स जो है वो चेंज इन मोमेंटम यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से के इक्वल है, और अगर आप एफ टी का प्रोडक्ट ले लें तो दिस इज़ कॉल्ड इम्पल्स, अगर आप फोर्स और टाइम का प्रोडक्ट ले लें। अब चेंज इन मोमेंटम से हम फोर्स को रिलेट करते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन लंबी चौड़ी स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, लेकिन उसमें होता कोई नहीं है। फ़र्ज़ किया मैं कहता हूँ अ बॉडी मूव्स विथ vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड एंड t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। vf डाटा मैं आपको दे रहा हूँ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अ फोर्स एक्ट्स फॉर 10 सेकेंड, सॉरी अ फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स। ठीक है, 10 न्यूटन फोर्स लग रही है। फाइंड डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अब ऐसे क्वेश्चंस में आपने कुछ नहीं करना, फोर्स गिवन है और ये फोर्स ही डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। अगर आप इस डाटा को लेके कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे तो आपको पता है कि मोमेंटम विदाउट मैथ कैलकुलेट नहीं हो सकता, फिर पहले आप इस चक्कर में पड़ेंगे कि मैथ कैलकुलेट करें। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, ये रिलेशन है, ये देखिए ज़रा। अगर चेंज इन मोमेंटम सेम है तो फोर्स का रिलेशन है टाइम के साथ इनवर्स। इसकी बड़ी एप्लीकेशन है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। बेटे आपकी बुक में एक एग्जांपल है जिसमें स्टोन को किक लगाते हैं तो टाइम लगता है 1/100 सेकेंड, और इसी तरह अगर फुटबॉल है, फुटबॉल, ठीक है, तो फुटबॉल को किक लगाई तो टाइम लगा 1/10 सेकेंड। ठीक है, अब पहले तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता कि इनमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है। तो बेटे जब आपको छोटे बड़े की तमीज़ आएगी तो फिज़िक्स समझ आएगी। ठीक है, तो ये 1 है और ये 2 है, बताइए कौन सी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, बड़ी वैल्यू वो होती है जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो। ठीक है ना, दिस इज़ लार्जर वैल्यू। तो फुटबॉल को किक लगाने पे उसमें एक्सटेंशन है, फुटबॉल फ्लेक्सिबल है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ गया और फोर्स का इम्पैक्ट कम हो गया। ठीक है ना, डेल्टा पी ओवर टी। अगर टाइम एक्सटेंड हो जाए तो फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए जब भी कोलिजन्स जहाँ पर हम ये चाहते हैं कि कोई इतनी ज़्यादा इंजरी ना हो, वहाँ पर हम क्या करना चाहेंगे, हम टाइम को एक्सटेंड करना चाहेंगे। तो टाइम एक्सटेंड, अब इसकी बड़ी एग्जांपल्स हैं, जैसे ये है हैंड ग्लव इंक्रीजेज द टाइम ऑफ कोलिजन देयर बाय रिड्यूसिंग द फोर्स। तो जो विकेट कीपर होता है, आपने देखा उसने ग्लव्स पहने होते हैं, उसकी वजह क्या होती है कि जब बॉल वो उसने कैच करना होता है, फास्ट बॉलर जब इतनी स्पीड से बॉल करवाता है या तो क्या करता है, या कैच पकड़ते हैं तो अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, लॉजिक बिहाइंड क्या है, टू एक्सटेंड द टाइम ऑफ कोलिजन, ताकि फोर्स का इम्पैक्ट कम हो। ठीक है, तो मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट जनाब क्यों पहनते हैं, ये किसी से पूछें तो वो यही जवाब देंगे कि सेफ्टी हेलमेट इसलिए पहना जाता है कि कोई सेफ्टी के लिए, यानी कि कोई इंजरी ना हो। लेकिन फिज़िक्स के रेलेवेंट अगर आप आंसर देना चाहेंगे तो आप क्या बताएंगे कि अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट होता है तो उसके नतीजे में सर पे, हेड पे चोट ज़्यादा डायरेक्ट नहीं लगेगी, और वो जितने टाइम में हेड तक वो कोलिजन का इम्पैक्ट पहुंचता है या मोमेंटम ट्रांसफ़र होता है उसमें टाइम एक्सटेंड हो चुका होता है, और इसलिए फोर्स का इम्पैक्ट कम हो जाता है। सो मोटरसाइकिल सेफ्टी हेलमेट इज़ पैडेड सो एज टू एक्सटेंड द टाइम, टाइम की एक्सटेंशन की वजह से। ठीक हो गया, इन साहब ने हेलमेट पहना हुआ है। और ये भी देखिए कि मोटरसाइकिल प्यार से आराम से चलाया करें बेटे। ये देखें ना, सीधा जा रहा है, एकदम से वो आया और दोनों ने हेलमेट पहना हुआ है, अल्लाह का शुक्र है ये बच गए। ठीक है, और इसी तरह की और भी एग्जांपल्स हैं। ये वाली बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, ये भी हमारी बुक की एग्जांपल है। इस बुक में लिखा हुआ है कि हमारे सर पे जो बाल हैं ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक तो ये देखने में खूबसूरत लगते हैं, और दूसरी वजह ये है कि किसी भी सीरियस इंजरी से हम भी बचाते हैं। ठीक है,
तो योर हेयर एक्ट्स लाइक अ क्रम्प